हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पैराडाइज इंग्लिश एकेडमी। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए बिना कोई समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी इज आर एम, और यहाँ हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी वाज और वेयर। कुछ स्टूडेंट्स इसको वेयर या कुछ स्टूडेंट इसको वर्ब भी प्रोनाउंस करते हैं। तो आइए इनकी पहचान समझते हैं। जैसे कि इन वाक्यों की एक परंपरागत पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द होते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि इन वाक्यों की जो एक व्यवहारिक पहचान है, यदि हम उस पहचान से इनकी पहचान करेंगे तो हम कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। वो पहचान क्या है कि इन वाक्यों से हमें पास्ट टेंस में यानी कि बीते हुए समय में इन वाक्यों से पास्ट में किसी कार्य के या किसी क्रिया के लगातार होते रहने का बोध होता है। वो स्टूडेंट्स जो स्पोकन इंग्लिश में भी इंटरेस्ट रखते हैं वो सदैव वाक्यों की एक व्यवहारिक पहचान अपने मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है उसमें हम कभी भी अपनी हिंदी भाषा के वाक्यों को उसके शब्दों के अनुसार ज्यों का त्यों ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो कई बार हमें व्यवहारिक तरीके से वाक्य को ट्रांसलेट करना होता है, इसलिए हम वाक्यों की व्यवहारिक पहचान सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। जैसे कि सोहन अपना कार्य कर रहा था। एक और वाक्य जिसमें हमने बताया कि व्यवहारिक पहचान पास्ट टेंस में कार्य के लगातार होने की होती है, तो ऐसा कोई वाक्य जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी डिस्कस किया था, जैसे कि बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो इस वाक्य में रहा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हमारा वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं उन नियमों को जिन नियमों से हम इन वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होगा कि ये हम जब होना क्रिया का पास्ट टेंस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हम ये जान गए थे कि किन सब्जेक्ट के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं और किन के साथ में वर का। लेकिन एक बार पुनः बताते चलते हैं कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट और आई का जो वचन होता है वैसे वो एक वचन होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको हम बहुवचन सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उस वर्ब का जो भी यदि कोई ऑब्जेक्ट वाक्य में होगा उसको लिख डालेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वर्क का प्रयोग करते हुए
वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और यदि उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट भी है तो उसको प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अध्यापक हमें भूगोल पढ़ा रहा था। द टीचर was teaching us geography। थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम कल शाम के समय छत पर बैठे थे। यानी कि हम छत पर बैठने की क्रिया कल शाम लगातार कर रहे थे। तो वी वर सिटिंग ऑन द रूफ इन द इवनिंग यस्टरडे। पास्ट टेंस में हमेशा जब भी कल का प्रयोग होता है तो हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यस्टरडे वो कल है जो बीत चुका है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। अब हमारे जो भी सब्जेक्ट होगा जिसके अकॉर्डिंग हमने सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग किया है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करने के बाद वाक्य में नहीं का प्रयोग यदि हुआ होगा तो नॉट प्रयोग करते हुए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद उस वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रयोग करेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सरला गीत नहीं गा रही थी। हम अपने वाक्यों में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो डीपली इन चीज़ों को अभी नहीं समझ पाते हैं, शुरुआती स्टेज पर हैं, वो भी अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, उनको आसान लगे। सरला गीत नहीं गा रही थी। सरला was not singing a song। इसके साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग कर रहे हैं, उनको हम वचन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जैसे कि वे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो दे वर नॉट फ्लाइंग द काइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप जो यस एंड नो टाइप वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, या यूं कहें कि क्वेश्चंस होते हैं, वो वाक्य हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव उनको हम कहते हैं। उनके लिए हम सबसे पहले इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग करते हुए वो कर्ता प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यदि हमारा वाक्य नकारात्मक भी होगा यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होगा तो हम नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे
और उस वर्ग का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या बच्चा नहीं रो रहा था? वाज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक बच्चा है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज द चाइल्ड नॉट वीपिंग। अब वीप जो क्रिया है इसका कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा वाक्य यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि क्या वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर WERE, वर दे नॉट रीडिंग द बुक। इसके बाद जो सेकेंड टाइप हमारे इंटरोगेटिव होंगे जिनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले वाक्य के बीच में आए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वर या वाज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे वाज या वर्ग का। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा। वाक्य यदि नकारात्मक भी होगा तो नोट का प्रयोग करते हुए वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट भी होगा तो उसका प्रयोग करके बाद में इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? तो बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, तो हम वाक्य की शुरुआत वाई से करेंगे। वाई वर यू टेलिंग अ लाई। जैसे कि पिताजी क्या खरीद रहे थे? पिताजी क्या खरीद रहे थे? तो अब यहाँ पर वाक्य के बीच में क्या आ गया है तो हम सबसे पहले वाट का प्रयोग करेंगे। वाट वाज फादर बाइंग या परचेजिंग क्रिया का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मैं उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहा था? Why was I not helping him? इसके अलावा हम अक्सर भी अपने वीडियोस में बताते हैं कि कुछ ऐसे इंटरोगेटिव वाक्य भी होते हैं जिनकी प्रकृति इंटरोगेटिव होती है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उन वाक्यों की बनावट होती है वो उस टेंस के सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है। वो कैसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है, वो कैसे वाक्य होंगे एक बार थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तुम्हें गणित कौन पढ़ा रहा था? यहाँ जो पढ़ाने की क्रिया हो रही थी उसका जो करने वाला करता है वो क्वेश्चन वर्ड कौन ही है। तो यहाँ पर वाक्य को इस तरीके से बनाएंगे। हु वाज टीचिंग यू मैथ्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है लेकिन वो एक सिंपल सेंटेंस के
स्ट्रक्चर के नियमानुसार बना हुआ है। जैसे कि एक अगला उदाहरण ले लेते हैं। कितने बच्चे दूध पी रहे थे? हाउ मैनी चिल्ड्रन वर ड्रिंकिंग मिल्क। ये हाउ मैनी इस तरह का क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ हमेशा एक नाउन प्रयोग की जाती है, और यदि किसी सेंटेंस में ऐसा हो तो सेंटेंस प्रकृति से इंटरोगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। हमें इसके साथ ही आपको सूचित कर दें कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम रोजाना आपको ग्रामर या किसी अन्य अंग्रेजी विषय से रिलेटेड टॉपिक से जुड़ी कोई ना कोई वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है इस बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।